हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार विशेष में हम देखने वाले हैं बिहार में ताल या झील और बिहार में वन। आपके परीक्षा में, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में, एक प्रश्न, दो प्रश्न यहां से बनना तय होता है। ये दोनों टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके सबसे पहले हम जो बिहार में झीलें हैं वे किस जिले में हैं, उनका क्या महत्व है, उनका क्षेत्रफल क्या है, किस मंडल में है, कौन सी पहाड़ी के पास, इन सारे जो फीचर्स को यहां एक एक करके हम आज देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया। आशा करता हूं आप सब नोट्स भी बना रहे होंगे, या फिर अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो अपने इस क्लास को आप कई बार देखने का प्रयास करें, जिससे कि चीजें आपको आसानी के साथ कंठस्थ हो जाए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? झील और ताल, झील या ताल। तो बिहार में झील या ताल, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कांवर झील के बारे में। ये बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, क्योंकि पहली बात तो यह पक्षी बिहार है। दूसरी चीज, इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। रामसर स्थल, रामसर एक ऐसा समझौता था जो नम भूमि होती है, जो दलदली भूमि होती है, उसे उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को चलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर में लाया जाता है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रकार के कभी कभार पैकेज भी मिलते हैं, कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, कुछ योजनाएं, परियोजनाओं का भी निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कांवर झील के बारे में। आज क्या मतलब, इस वीडियो में सबसे पहला हमारा क्या होगा? कांवर झील। कांवर झील। अब इसके बारे में जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, एक एक करके संभावित प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, यह किस मंडल में स्थित है? ठीक है, तो किस जिले में स्थित है? तो यह कहां है? यह बेगूसराय जिले में स्थित है यह। ठीक है, तो जो आपका बेगूसराय जिला है, बिहार का बेगूसराय जिला, बेगूसराय में भी एक मंझौल है। बेगूसराय के भी मंझौल में यह झील स्थित है। ठीक, दूसरी चीज, इसके विस्तार के बारे में अगर बात करें कि यह कितने क्षेत्रफल, कितना हिस्सा कवर करती है, 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। कितनी? 16 वर्ग किलोमीटर। 16 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। इतने क्षेत्र पर इसका विस्तार देखा जाता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर ठंडी के मौसम में आप सबने देखा होगा, जहां पर एक बड़ी जलराशि होती है। अगर आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो दिसंबर जनवरी के महीनों में आप देखे होंगे साइबेरियन पक्षी आते हैं। हजारों हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके ये पक्षी यहां पर आते हैं, और जब यहां पर कुछ समय बिताने के बाद मौसम प्रतिकूल होने लगता है, तो फिर से जहां से आए रहते हैं, फिर वहां ये वापस लौट जाते हैं। भारत में ऐसे कई स्थल हैं जो विदेशी पक्षियों के प्रवास स्थल बनते हैं। तो शरद ऋतु में प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं। ठीक, शरद ऋतु में यहां प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब प्रवासी पक्षी आते हैं तो इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो यह एक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बन जाता है। जहां भी कुछ आकर्षक रोचक चीजें दिखती हैं, भीड़ जमा हो जाती है।
और भीड़ जमा हो गई तो सरकार सोचती है भीड़ जमा हुई है तो कुछ फायदा उठा लिया जाए। अब भीड़ इकट्ठा है तो मुरमुरा वाला भी खड़ा हो गया वहां जाके, साथ में लोग बच्चे लेके गए, खिलौना वाला भी आके खड़ा हो गया, आलू दम चाट पकौड़ा फुल्की वाला भी खड़ा हो गया। तो एक तरह से वहां पर एक नए प्रकार की इकोनॉमी संरचना तैयार होना प्रारंभ कर देती है। अब जब इस प्रकार का क्षेत्र बिहार में मौजूद था तो बिहार सरकार के द्वारा 1989 में इसे पक्षी बिहार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया। इसे पक्षी बिहार इसे घोषित कर दिया गया। कब? 1989 में। अब इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, इसके महत्व में वृद्धि तब और हो जाती है जब 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो 2020 में इसे रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। 2020 में रामसर स्थल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। रामसर स्थल घोषित। रामसर दरअसल ईरान में एक स्थल है, एक स्थान है। वहां पर वेटलैंड को बचाने के लिए जो नम भूमि आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का अर्थ हुआ जहां वर्ष भर किसी न किसी रूप में पानी जमा रहता है। तो समय के साथ क्या होता है कि वह एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशेष रूप बन जाता है जिसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की आर्द्र भूमि में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां जन्म लेती हैं, विशिष्ट प्रकार के वहां जीव जंतु जन्म लेते हैं, एक नए प्रकार का पारिस्थितिकी का तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में कई पक्षी, अन्य प्रकार के जीव भी शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ आर्द्र भूमि जो होती है वह जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, यानी कि भूमिगत जल जो होता है उसको पुनर्भरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक उपकरण के तौर पे देखा जाता है। इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। यह एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है इसे पहले देख लीजिए। एक ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक भी इसे एक कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में जानते हैं गोखुर झील। हिंदी में आप इसे गोखुर झील कह सकते हैं। ठीक है, गोखुर झील का क्या मतलब, जैसे इस तरह की आकृति आप देखते होंगे, जो गाय का खुर होता है यानी कि पैर होता है इस तरह कटा हुआ रहता है, इस तरह की जब मिट्टी में उसका इस तरह आकृति बनती है। तो कोई नदी होती है जब वो मैदानों में जाती है तो इस तरह से आकृति बनाने लगती है। तो क्या होता है कि इधर का कभी कभी नदी क्या करती है कि सीधा मार्ग चाहती है। ठीक है, तो नदी चलते चलते इधर बहना शुरू हो जाती है और यह हिस्सा परित्यक्त हो जाता है या फिर उसमें जल बहुत कम मात्रा में जाता है। तो इसी को गोखुर झील या ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगली कौन सी महत्वपूर्ण लेक है आपकी? अगली आती है आपकी कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील के बारे में आप देखेंगे आगे, इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील के बारे में अगर बात करें तो यह बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर स्थित है। कुशेश्वर नामक एक स्थल है बिहार के दरभंगा में। ठीक है, बिहार के ही जो दरभंगा जिला है उस जिले में कुशेश्वर एक स्थान है। उस स्थान पर यह झील स्थित है। वर्षा ऋतु में यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो नदियां आती हैं पहाड़ी, वो अत्यधिक मात्रा में जल लेके आती हैं। सदावाहनी नदियां और ज्यादा जल लेके आती हैं, जिसकी वजह से जल की पर्याप्त मात्रा हो जाती है। तो जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्षा ऋतु में इसका जो क्षेत्रफल है वो विस्तारित हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में यह विस्तृत हो जाती है।
वर्षा ऋतु में विस्तृत हो जाती है। और जब ठंड का मौसम आता है या गर्मी का मौसम आता है तो यह क्या हो जाती है, यह सिकुड़ जाती है। ठीक है, यह सिकुड़ जाती है। तो वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है और ठंड के मौसम में, शरद ऋतु में इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। इसके जो महत्व के बारे में अगर बात करें तो जैविक महत्व होने के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, यह क्या है कि जैविक महत्व के साथ साथ जैविक महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। और अगर किसी स्थल का दोनों प्रकार से महत्व हो जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कहते हैं सोने पे सुहागा। सरकार को भी तमाम प्रकार के आय के साधन बनेंगे और लोगों के लिए भी ये आजीविका का स्थान बन सकता है, रोजगार के अवसर यहां पैदा होंगे। यह जो स्थल है यह मत्स्य पालन, क्योंकि बिहार वगैरह में क्या है कि बड़े संख्या में लोगों के द्वारा उनके मुख्य भोजन में मछली भी शामिल है, तो मत्स्य पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी यह है। ठीक है, तो मत्स्य पालन और व्यापार दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक साथ इसके साथ कितनी विशेषताएं जुड़ गई। यह जैविक महत्व के लिए भी, जैविक महत्व भी रखती है, धार्मिक महत्व भी रखती है झील, मत्स्य पालन के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र माना जाता है। अब देखते हैं अगला, घोघा। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, अगला घोघा झील। ठीक है, अगला है घोघा झील। घोघा झील के बारे में देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण इसकी जो है प्रॉपर्टीज हैं। घोघा झील, घोघा झील के बारे में बात करें तो पहले वही बात, किस जिले में स्थित है, बिहार के कटिहार जिले में। आप जानते होंगे कटिहार की लोकेशन क्या है, पूर्वी बिहार, बिल्कुल। तो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कटिहार जिले में स्थित है, बिहार के कटिहार जिले में इस झील स्थित है। इसके आसपास इसके आसपास कई छोटी छोटी झीलें हैं। इस झील के पास भी कई छोटी छोटी झीलें हैं, तो ये पॉइंट इसके साथ ध्यान रखिएगा, कई छोटी झीलों का समूह। कई छोटी झीलों का समूह भी यहां देखने को मिलता है। यह भी घोघा झील भी प्रवासी पक्षियों के लिए, पक्षी प्रवासन के लिए, पक्षी प्रवासन के लिए महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, यह भी पक्षी प्रवासन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है यह। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, बिहार का पहला प्रथम सामुदायिक रिजर्व, बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व भी इसे माना जाता है। यह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये हमने यहां देखा। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण और हो जाता है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात, वैसे तो कई और जलप्रपात हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पीछे आगे भी करेंगे, लेकिन यहां ककोलत जलप्रपात को भी साथ ही साथ देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है, ककोलत जलप्रपात।
जब एक निश्चित ऊंचाई से कोई नदी का जल गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यह किस जिले में स्थित है? तो दक्षिणी बिहार का एक जिला है नवादा। ठीक है, दक्षिणी बिहार का एक नवादा जिला है, उसी जिले में जलप्रपात स्थित है और यह कोडरमा की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, कोडरमा की पहाड़ी से निकलता है। कमेंट करके बताइए कोडरमा की पहाड़ी कहां स्थित है? कोडरमा की पहाड़ी से निकलता है। कोडरमा की पहाड़ी से निकलता है। पर्यटन स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है बिहार में। एक पर्यटन स्थल, आप देखिए ना, विश्व में ही नहीं भारत में भी ऐसे कई हिमालयी राज्य हैं या ऐसे कई दक्षिण भारतीय राज्य हैं, आप देखेंगे कि वहां पर लोग केवल पानी का गिरता हुआ पानी देखने जाते हैं, झरना देखने जाते हैं, बहती हुई नदी देखने जाते हैं। इसके लिए केवल वो कई हजार रुपए खर्च कर डालते हैं। ठीक, चले अगला। अगला हमारा महत्वपूर्ण आ रहा है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर झील। यहां पर एक झील है और यह कई झीलों के मिलने से बनी हुई है। सिमरी बख्तियारपुर बिहार का जो सहरसा जिला है, ठीक है, सबसे पहले तो सिमरी बख्तियारपुर, इसका नाम ही है यही। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर। ठीक है, बिहार के सहरसा जिला जो है, बिहार का सहरसा जिले में इसकी अवस्थिति है और यह क्या है? अनेक झीलों से मिलकर बनी है। अनेक झीलों का संगम, यहां समूह नहीं संगम शब्द मैंने प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। संगम कई से मिलकर बनी है। इसमें जो मुख्य हैं वो कौन कौन से? जमुनिया, सरदिया और कुमिबी। जो अनेक झीलें हैं तो उसमें कौन सी? जमुनिया, होता है ना कुछ लोकल नाम होते हैं क्षेत्र में, किसी व्यक्ति के नाम पे पड़ जाते हैं कभी, या फिर कुछ फीचर्स की वजह से, या उनके नाम क्यों पड़े हैं, अतीत में इतना लंबा समय बीत चुका होता है कि उसके नाम के पीछे कोई जाता ही नहीं। उसके अलावा सर्दिया, अब हो सकता है कि पानी बहुत ठंडा रहता हो इसलिए इसका नाम रख दिए। इसके अलावा एक कुमिबी, अब कुमिबी क्यों रखा गया इसका कोई पता नहीं। ठीक, कुछ होता है ना देशज शब्द होते हैं और देशज शब्द जो होते हैं उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती। और जो इसका आकार है, इसका आकार कैसा है? घोड़े के नाल के आकार का। ठीक है, इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का, ये इसका आकार है। ठीक है, बस सिमरी बख्तियारपुर के बारे में इतनी ही जानकारी आपको चाहिए थी। अब अगला आता है नागी नकटी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण कौन सा आता है? नागी नकटी। ये भी महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक, नागी नकटी। नागी नकटी देखें, सबसे पहले वही चीज जिला, तो जमुई जिले के झाझा में स्थित है। बिहार के ही जमुई जिले, जमुई में एक झाझा नामक स्थान है। झाझा नामक स्थान है, वहीं पर यह झील स्थित है और इसका नाम नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इसका नाम नदी के नाम पर पड़ा है, तो नागी नकटी नदी का ही नाम है, नदी के नाम पर। इसी पर नागी नकटी डैम स्थित है। ठीक है, इसी पर नागी नकटी डैम या जलाशय बना है इसी झील पे।
यह बिहार का दूसरा और देश का तीसरा रामसर स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार का दूसरा। पहले का कमेंट करके आप बताओ। और देश का तीसरा। रामसर स्थल है। इसे सन 2024 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, कब? 2024 में, अभी हाल फिलहाल जो ये सत्र चल रहा है 2024 में रामसर स्थल घोषित। रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब अगला आपका आता है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है, तो चलें अगले ही पेज में चलते हैं, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं तो उनको बताने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला हमारा क्या है यहाँ पे? विक्रमशिला मैंने शिला लिख दिया। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। अभयारण्य। ठीक, ये जो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार का जो भागलपुर जिला है वहां पे इसकी अवस्थिति है। विशेषता क्या है इसकी? यह अभयारण्य गंगा नदी में स्थित है। ठीक है, अभयारण्य किसमें? गंगा नदी में बनाया गया है। गंगा नदी में बनाया गया है क्योंकि ये जो डॉल्फिन है इसका नाम ही गंगेटिक डॉल्फिन है। यह डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है। इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है या सोइस के नाम से भी जानते हैं। और यह गंगा में होने का मतलब है कि जैव विविधता के स्वास्थ्य का संकेतक जो है जल पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक भी मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इसके बचाव के लिए कार्य किया जा रहा है और विविधता के संरक्षण के लिए, गंगा नदी के जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी इसको एक कीटोन माना जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी के जैव विविधता के लिए, गंगा नदी के जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक, इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा हो जाता है और इस प्रकार से सरकार द्वारा भी इसको पर्याप्त संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये रहा बिहार में ताल और महत्वपूर्ण झील। अब अगला जो हमारा आ रहा है टॉपिक वो है बिहार में वन। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षा में यहां से भी एक प्रश्न आता ही आता है, बिहार में वन। अब इतना भी समय बचा नहीं है कि आपको हर चीज डिटेल में पढ़ें, इसलिए जितना समय अभी बचा है ज्यादातर कोशिश ये करें संक्षेप में चीजों को, डाटा को कलेक्ट करते चलें जिससे कि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगर बात करें जो बिहार में वन, तो पता कैसे चलता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा आपको ये पता होना चाहिए कि किस संस्था के द्वारा कब पहली बार पारित, क्या, कैसे, सारी जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय
वन सर्वेक्षण द्वारा यह सर्वे निकाला जाता है। और क्या यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्षों बाद सर्वे जारी किया जाता है। जारी किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। वन रिपोर्ट जो था पहली बार कब पारित हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। 1987 में 87 में प्रथम वन रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण जारी किया गया। कब जारी किया गया पहली बार? वर्ष 1987 में। अब जो अभी का डाटा मौजूद है, यह डाटा हमारे पास 2021 का मौजूद है, और जो 2021 का डाटा है वही आपकी परीक्षा में अभी फिलहाल पूछा जाने वाला है। जो डाटा यहां वन के बारे में हमारे पास मिलने वाला है। तो अगर बिहार की बात करें तो जो हमारे पास रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2021, ठीक है, वन रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार बिहार में 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मौजूद है। कितना है? 7,380, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मौजूद है, या इसे आप 7,381 भी कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं डाटा आपको मिसमैच मिले, तो 7,381 वर्ग किलोमीटर मानिए, ठीक है। यह भी आप डाटा मान के चल सकते हैं, ठीक है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का, जैसे भारत के लिए भी और राज्यों के लिए भी यह माना जाता है कि लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, जो पारिस्थितिकी के लिए, मानव जीवन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। लेकिन अभी के लिए देखी जाए अगर, तो जो राज्यों के पास मौजूद है उसकी हालत बड़ी खराब है। खासकर बिहार में देखें तो यह कुल क्षेत्रफल का मतलब ये जो 7,381 है, ये कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.84% है। कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.84% है। अब इसमें जो इतना क्षेत्रफल हमारे पास मौजूद है 7,381, इसमें भी कैटेगरी की जाएगी। कुछ अति सघन वन होते हैं, कुछ मध्यम सघन वन होते हैं, कुछ खुले वन होते हैं। तो इनका भी आपसे अलग अलग वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, एक एक करके इसकी डिटेल देखते चलते हैं। सबसे पहले अति सघन वन के बारे में बात करते हैं। तो अति सघन वन कितना है? 333 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वन वर्गीकरण, वन वर्गीकरण, तो इसमें हम देखेंगे अति सघन, अति सघन वन देखेंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर का मध्यम सघन वन, और उसके बाद खुले वन। खुले वन, इसका बात करें तो कितना है? 333 वर्ग किलोमीटर।
कितनी शर्मनाक बात है, आप सोचो। 333 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.5% है। कुल क्षेत्रफल का 4.5% केवल है। और जो मध्यम सघन वन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा संतोषजनक आंकड़ा है, 3286 वर्ग किलोमीटर। 3286 वर्ग किलोमीटर। इसमें डाटा में अगर मान लीजिए एक आक पॉइंट इधर उधर ऊपर नीचे हो, 86 जो कहीं 82 मिल जाए, 84 मिल जाए, तो परेशान मत होइएगा, उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। 3286 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है, जो कुल क्षेत्रफल का इनके 44.5% है। 44.5% इनके कुल क्षेत्रफल का कवर कर रहा है। अब आ जाते हैं खुले वन में। तो भाई सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिकी लाभ मिलता है वो अति सघन वन से मिलता है, जो इनके पास 4.5% है, मात्र 333 वर्ग किलोमीटर। बाकी इनकी संख्या अब देखें भाई, 2 पेड़ आपने यहां लगा दिया, 2 पेड़ कहीं और लगा दिया, 3 पेड़ कहीं और लगा दिया, तो इसकी भी गणना की जा रही है ना। तो जब इसकी गणना कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ के मिल रहा है, 3762 वर्ग किलोमीटर। 3762 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये हुआ। अब ये कितना प्रतिशत आ रहा है, तो ये 51% आ रहा है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि इन्होंने झंडा गाड़ दिया, ठीक है, 51% ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम तुलना करें, चूंकि 2021 के पहले बाद नहीं आई, लेकिन उससे पहले तो आई है, तो वन रिपोर्ट 2019 की अगर तुलना करें कि वन रिपोर्ट 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपको जानकर खुशी भी होगी, और कैसी खुशी होगी इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। तो 2019 की तुलना में तुलना में 2021 में 1.03%, 1.03% की वृद्धि हुई है। इतने की वृद्धि देखी गई, कमाल की बात देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों से बाहर निकलते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि आंकड़े इतने ही थे। अब इतने में आप परेशान हो जाते हैं। सोचो, केवल इतने आंकड़े इकट्ठा करके बड़े आसानी से आप प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण में, और उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये उस उद्यान का नाम है। और एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछे जाने की पूरी संभावना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। अब जब एक राष्ट्रीय उद्यान है तो बाघ को किसी पिंजड़े में तो रखेंगे नहीं, या 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में तो रखेंगे नहीं। तो जब इनके पास इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एक कहां पर, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो इसी में पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इसी में वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। तो दोनों का आंसर, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ आरक्षित क्षेत्र एक ही है, दोनों पश्चिम चंपारण में ही हैं। दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें जो प्रस्तावित है, ठीक है, तो कैमूर बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, प्रस्तावित पहले ही लिख देते हैं,
प्रस्तावित। कौन सा? कैमूर, बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये अभी प्रस्तावित है, जो आगे जो है बिहार की इस प्रॉपर्टी में जुड़ेगी। ठीक है, दिसंबर 2023 तक बिहार में बाघों की संख्या भी पूछ सकते हैं कि भाई बाघ अभ्यारण्य तो आप 2 बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके विषय में बताइए कि बना तो रहे हैं, लेकिन अभी की करंट सिचुएशन क्या है, इनकी पॉपुलेशन क्या है। तो दिसंबर 2023 तक बिहार में कुल 54 बाघ थे। कुल 54 बाघ थे बिहार दिसंबर 2023 तक। ठीक है, और भारत में कुल बाघ रिजर्व कितने हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो भारत में, चूंकि अब बिहार का देख रहे हैं तो भारत का भी पूर्व इसी समय देखते चले, तो भारत में कुल 54, भारत में कुल नहीं 54 नहीं 55, भारत में कुल 55 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। जो भारत का 54वां बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां बाघ रिजर्व है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। बाघ आरक्षित क्षेत्र है कैसरा 54वां 54। ठीक, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, अब 54 जब आपने बता दिया कि भाई ये तो 54वां हो गया, ठीक है, तो कहेंगे ना कि भाई 55वां भी बता ही दो। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा? धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कहां पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। ये 55वां बाघ आरक्षित क्षेत्र बना है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। 106 संख्या कुल है राष्ट्रीय उद्यानों की। रायमोना नेशनल पार्क 106वां राष्ट्रीय उद्यान बना। कौन सा? 106वां कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क असम। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क असम जो है वह 106वां राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके अलावा
गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य एक है गौतम बुद्ध, अब नाम से भी लग रहा होगा कि भाई बिहार में ही है, बिहार पढ़ ही रहे हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, ये बिहार में गया में अवस्थित है, बिहार में ही गया में। अब ये वन्य जीव अभयारण्य है तो भाई हर प्रकार के जीव यहां पाए जाएंगे, चीता भी है, सांभर, तेंदुआ, हिरण, कभी कभी नाम पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा इनमें कौन कौन सा इसमें पाया जाएगा, चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण, ऐसे जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे। आज हमने ताल और झील देख लिया, साथ ही साथ हमने बिहार के वन देख लिया विशेष में, और यहां से आपके 1-2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।